हेलो स्टूडेंट्स, भाई आप लोगों का स्वागत है मेकी जी अकेडमी पर। और लेक्चर नंबर 2 ये हम लोगों का रहेगा। इसमें एनसीईआरटी का आज चैप्टर नंबर 1 के हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक, तो उसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए करने के लिए दिया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। करेंगे भाई सभी लोग, आप लोग भी करो। सभी लोग करेंगे भाई। जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ कर दे तुरंत, है ना। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ कर दो तुरंत। ठीक, देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा 20% W अपॉन डब्ल्यू। देखो W अपॉन डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, भार के अनुसार। ठीक, के आई जलीय के आई का घनत्व, यानी कि इसमें 20% के आई है, तो मैं कह सकता हूं के आई का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम। बिल्कुल, उसमें अगर मैं बात करता हूं 20 ग्राम अगर विलय है, तो विलियन कितना है उसमें टोटल, 100 ग्राम विलियन। विलियन पूरा 100 ग्राम। और बात करते हैं विलायक की, तो इसका जो विलायक है वो है 80 ग्राम। कोई दिक्कत इस बात में? ठीक, पहला क्वेश्चन। अच्छा, घनत्व दिया है, घनत्व के बारे में बाद में बात कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, उसने कहा मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मोललता का फॉर्मूला क्या है, मोललता क्या होती है? मोललता होती है, स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। मोललता को हम स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। हाँ, मोललता को हम स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब होता है डब्ल्यू किसका, विलय का, अपॉन एम किसका, विलय का, इंटू कैपिटल डब्ल्यू किसका, विलायक का, है ना, इन केजी। इसमें केजी में डब्ल्यू की बात करें, स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि विलय का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम। के आई, के का कितना होता है, कितना, 59 होता है मेरे ख्याल से। आई का हाँ, पोटेशियम का कितना हुआ, 39। और आई का कितना हुआ, आई का होगा 127। देखना जरा, आई का कितना है, कितना, आई का होता है आपका वही 127। 127, हाँ वही 127 बताया मैंने, इसे याद कर लेना। इन्हें है ना अपने रजिस्टर के पहले पेज पे लिख लेना, ठीक है ना। और इस क्लास के रजिस्टर अपने बना के चलना प्रॉपर तरीके से। इस क्लास के जो रजिस्टर होंगे उन्हें बना के चलना, क्योंकि सीक्वेंस में, बुक के सीक्वेंस में मैं आपको लगभग सारे ही क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। ठीक, चलिए, तो 20 बटे एम कितना हो जाएगा, के कितना हो गया, के कितना है 39, और आई कितना है 127। टोटल करूंगा तो 166। तो इसका मोलर द्रव्यमान कह दूं तो 166 गुना डब्ल्यू की बात करूं, पूरे विलियन की बात, विलायक की बात करूं, तो विलायक के लिए कितना 80 ग्राम। अब 80 ग्राम को अगर मैं सोल्व करूंगा, लेकिन केजी में बदलने के लिए 1000 से करना पड़ेगा बार। ठीक, तो 20 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। ठीक, 4 से कट जाएगा 250 बार, है ना। 166 से भाग करूंगा तो 1.166 हम 166, कितना बच रहा है अपने पास, ये हो जाएगा 184। ठीक, 84 का मतलब हो गया लगभग 2, तो 1.2 समथिंग आना चाहिए। तो 0.2 नहीं, लगभग 5, क्योंकि आधा है ना आगे। समझो भाई, हम 166 है और मेरे पास जो रिमेनिंग बच रहा है वो बच रहा है 84, और इसका आधा होता है 82, तो लगभग 49 समथिंग आएगा। तो 1.49, आधे से थोड़ा सा कम, है ना, 1.49। इसकी क्या आनी चाहिए, मोललता आनी चाहिए। चेक कर लेते एक बार आंसर। ठीक, 1.4 1.506 समथिंग दी हुई है, इतने में कोई गलती नहीं होगी, ये वैलिड है ना। चलिए नेक्स्ट, ये क्या था ना, क्या, अब उसने क्या पूछा आपसे, खे में पूछा है मोलरता। देखो मोलरता के लिए हमें चाहिए आयतन,
मोलरता के लिए क्या चाहिए? आयतन। और अपने पास एक फॉर्मूला है घनत्व। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के साथ एक समस्या है, वे भूल जाते हैं कि घनत्व में क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन है या आयतन बटे द्रव्यमान है। तो इसे याद रखने का तरीका क्या है? इसे याद रखने का तरीका यह है कि आप ये देखो, अगर किसी क्लास के अंदर बच्चों की संख्या बढ़े, यदि किसी क्लास के अंदर बच्चों की संख्या बढ़े, तो जो घनत्व होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? बीच मतलब इस क्लास के अंदर मैं और बच्चे भर दूं तो घनत्व बीच बीच बढ़ेगी या घटेगी? देसी सी भाषा में बात करूं, घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? यानी कि घन द्रव्यमान बढ़ने पर घनत्व, तो इसका मतलब द्रव्यमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे याद रख सकते हैं, बटे आयतन आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक कॉमन समस्या है, ठीक, जो बहुत सारे बच्चों के साथ देखी है। तो आयतन बराबर क्या आ जाएगा? आयतन बराबर आ जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक, तो अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो 100 है ना, और इसमें बात करता हूं घनत्व की तो 1.202। अच्छा, ये क्या है? ये ग्राम है, ये ग्राम प्रति ml है, तो ग्राम से ग्राम कट गया और पॉइंट हटाऊंगा तो 2 1 2 3 3 जीरो यहां पर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आयतन कितना आ जाएगा इसका? जो भी आएगा मैं ऐसे कैसे ही लिख रहा हूं अभी, है ना, बार बार नहीं काटेंगे, एक बार ही काट लेंगे। 5 जीरो, 1 2 3 4 5 बटे 1202, है ना। उसने क्या पूछा है? मोलरता। तो मोलरता के लिए क्या करा जाए? मोलरता बराबर होती है, जो मोलरता का फॉर्मूला है ना, ठीक, उसमें बस W की जगह V हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? W विलय अपॉन M इंटू V। ठीक, लीटर में W कितना है? W कितना है? 20 ग्राम। M कितना है? 166। और V कितना है? V है आपका ये बटे ये, मतलब 100001202। अच्छा, ये जो डाटा है, वो जो डाटा निकाला है, वो हमने किस में निकाल रखा है? ग्राम में, एमएल में, सॉरी, एमएल में। तो इसे लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग करनी पड़ेगी। जब 1000 से भाग करूंगा तो भाग कहां जाएगी? ऊपर। ठीक, तो ये कट जाएगा इससे। ठीक, एक जीरो से एक जीरो ही कट गई, दो से ही कट जाएगा 82, हाँ सॉरी 83, और 83 से काटते हैं तो 83 कम 83, बचा कितना अपने पास? 17 ये और 20 भी, तो 17 और 20 37, है ना। 17 और 20 कितना हो गया? 37। तो 37 का मतलब हो गया 37 बचा ना, तो यानी कि 37 का मतलब ये हो गया। ठीक, कितनी बार चला दूं? 4 बार। ठीक भाई, 8 चौक 32 हो जाएगा ना, 32 और 4 दिया 12, यानी कि 332, 332 ही आएगा। पॉइंट लगा दूं, पॉइंट लगाऊंगा तो कितना बचेगा? 40, 40 का मतलब 400, और 400 का मतलब लगभग 4 बार चला दूं तो 14.4 समथिंग आपका क्या आ जाना चाहिए? मोल प्रति लीटर, मोलरता। ठीक है जी, इसमें बताओ, इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी, इस मोलरता को निकालने में कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को, आगे चलते हैं। ठीक, थर्ड क्या पूछा है उसने? मोल अंश। देखो, मोल अंश क्या होता है? मोल अंश क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, वापस आते हैं। देखो, उसने कहा है तो के आई विलियन की मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल अंश के लिए क्या चाहिए? मोल अंश के लिए देखो, मोल अंश का फॉर्मूला होता है कै कै कै, मोल अंश। मोल अंश कहते हैं या मोल प्रभाज कहते हो, इसे हम एक्स आई एक्स से इंडिकेट करते हैं, हालांकि स्मॉल एक्स से करते हैं। और किसके लिए निकालना है? के आई के लिए। तो फॉर्मूला बन जाएगा के आई के मोल, एन के आई लिखते हैं, अपॉन एन के आई प्लस एन H2O। ठीक, तो हम निकालते हैं जी, मोल निकालते हैं। अच्छा, इसमें एक बार पढ़ते हैं डाटा क्या है। उसने क्या कहा है
कि 20% W/W। ठीक, मैं अब यानी कि मेरे पास पहले तो हम निकालेंगे मोल। NKI क्या होगा? NKI होता है आपका, ये होता है W। कितना है KI के लिए? 20 बटे इसका मोलर द्रव्यमान 166। कितना आएगा कैलकुलेट करके? लगभग मैं देख के बता देता हूं आपको डायरेक्ट। ये आना चाहिए ये आना चाहिए 0.12 मोल लगभग, ठीक है ना। और अगर मैं NH2O निकालता हूं, देखो याद कर लो जल के लिए, तो आप जल के लिए तो याद कर लो, 1 लीटर में जो मोलरता होती है ना, वो होती है 55.55। तो 1 लीटर का मतलब 1000 ml भी तो हो गया। तो मान लीजिए 100 ml का निकालना है या 200 ml का निकालना है या 300 ml का, तो वो एक पॉइंट पीछे करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, 80 ml के लिए निकालना है। तो जल का जो वजन है वो कितना है? 80 बटे इसका मोलर द्रव्यमान है कितना, तो कितना आ जाएगा? 18 से काटो, 18 पंजे तो 90 जाता, 18 पंजे ज्यादा हो जाएगा ना, तो 18 चौका 72, बचा कितना अपने पास? 8। तो फिर से 18 चौका 72, 4.444 मोल। इसमें कोई दिक्कत? अब रखते हैं वापस अपने फॉर्मूले के अंदर, यानी कि मोल अंश निकालना है, KI निकालना है किसके लिए? तो निकालेंगे इसके लिए हो गया 0.12 अपॉन, ये हो जाएगा 0.12 प्लस के 4.444। ठीक, ये आना चाहिए आपका पूरा कैलकुलेट करके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक, ये आना चाहिए 0.0263 मोल आंसर। बात समझ में आई? ठीक, तो ये आना चाहिए 0.0263 मोल, और यही क्या आपका आंसर। बताओ यहां पर कोई डाउट तो? हाँ जी, ठीक, चलिए। अच्छा, अगर आपको इन वीडियो की ये क्लास की PDF चाहिए, तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूंगा मैं टेलीग्राम चैनल का। ठीक, उसे ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं डेली की डेली जो भी क्लासेस होती रहेगी उनकी जो PDF है वो अपलोड कराता रहूंगा, ठीक है ना। यही जुगितू PDF आपको मिल जाया करेगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बार से करेंगे। उदाहरण नंबर 1.4 है ना, उदाहरण नंबर 1.4 देखो जी जरा। हाँ जी, यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए, N2 गैस को जल के अंदर प्रवाहित किया गया, तो जल के अंदर तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी? सबसे पहले तो समझो ये किसका नियम की बात हो रही है। ठीक, जल के अंदर किसी द्रव में गैस घोलनी है, तो अगर द्रव में गैस घोलनी है तो किसका नियम था? हेनरी का नियम, है ना। हेनरी का नियम, वो कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल जो था। ठीक, तो इसमें जो नियम लगेगा वो किसका लगेगा? हेनरी का नियम। क्या था हेनरी का नियम? क्या था हेनरी का नियम? हम्म हाँ हाँ, स्थिर ताप पर किसी, हाँ, द्रव में किसी गैस की घुलनशीलता उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होती है, ठीक है ना। मोल प्रभाज के समानुपाती होती है, ठीक है, यही तो था। ठीक, तो क्या था, इसने पूछ लिया कितनी मात्रा घुलेगी। ठीक, तो क्या मैं कह सकता हूं इसके लिए? इसके लिए हेनरी नियतांक यहां पे लिख देता हूं मैं, हेनरी वाली बात होगी, हेनरी का नियम लगेगा। कितनी मात्रा घुलेगी बराबर KH, ये हेनरी नियतांक कहा जाता है। और ये कितना हो जाएगा? X बोले तो मोल प्रभाज। ठीक, तो हमें मोल प्रभाज निकालना है किसका? तो हमें मोल प्रभाज निकालना है N2 का सबसे पहले, है ना। तो एक बार N2 का मोल प्रभाज कैलकुलेट करो। देखो, N2 गैस का तापमान से हमें कोई मतलब नहीं, पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में, ठीक, यानी कि उसने आपको जल की मात्रा दे दी। जल के मोल निकालने की कोई जरूरत नहीं, समझो। जल के मोल 1 लीटर के लिए हमेशा 55.5। हालांकि अभी नहीं जरूरत पड़ने की, इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में थोड़ी देर में। ठीक, N2 का आंशिक दाब जो होगा,
ठीक, सबसे पहले मुझे अगर कभी भी आपको है ना, जब कभी भी आपसे पूछे कितने मोल, काय में पूछ रहा हूं, मोल में, ठीक, तो यानी कि मुझे N2 के मोल निकालने हैं, तो N2 का मोल तो यहां कहीं फॉर्मूले में है ही नहीं, तो N2 के जो मोल मिलेंगे वो किस फॉर्मूले में मिलेंगे, वो मिलेंगे मोल प्रभाज में। तो मेरा सबसे पहला टारगेट है मोल प्रभाज कैलकुलेट करना। इतनी बात समझ में आई? मेरा सबसे पहला जो टारगेट है वो है कि मैं किसी भी प्रकार से मोल प्रभाज कैलकुलेट कर पाऊं, है ना। चलिए, तो मोल प्रभाज बराबर मैं कह दूंगा आंशिक दाब बटे हेनरी नियतांक। बोलो, ऐसे कह सकता हूं क्या? तो इसका जो आंशिक दाब दिया है N2 का, वो दिया है 0.987 बार। मात्रक का ध्यान रखना, है ना, अपॉन, ठीक, हेनरी नियतांक दिया है 76.48 किलो बार। तो इसे किलो बार को मैं अगर बार में बदलना चाहूं तो 1000 से गुना कर दूं, वो बार में कन्वर्ट हो जाएगा। और याद रखना, ये जो मोल प्रभाज होता है ये क्या होता है, ये मात्रकहीन होगा, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो मात्रक कट गए, मात्रकहीन हो चुका। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके जाना चाहिए, पॉइंट हटाऊंगा 3 जीरो नीचे, मतलब पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो तो खत्म हो गई, लेकिन ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 3 जीरो और आ जाएगी। ठीक, इसे जब डिवाइड करूंगा, मैं डायरेक्ट देख के बता देता हूं आपको फटाफट। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर लेना अपनी साइड से, है ना, अपनी साइड से आप लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेना। क्या ये क्वेश्चन नंबर है जी आपका, उदाहरण नंबर, हाँ ये रहा। तो मुझे किसका मोल प्रभाव निकालना है, पहले किसका लिखने वाला हूं मैं यहां पर, N2 का, N2 का मोल प्रभाव आ जाएगा 1.29 इंटू 10 की पावर -5। ठीक, अच्छा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जान पूछ रहे, आप लोग कैलकुलेशन करना, है ना। 1.29 इंटू माइनस के 10 की पावर -5, ये इसका मोल प्रभाव आ गया। अब मसला ये है, हमें मोल प्रभाव नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए N2 की मात्रा। तो मोल पर, अच्छा किस में चाहिए, मोल में चाहिए। ठीक, तो मैं यहां पर मोल प्रभाव का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या होता है मोल प्रभाव का फॉर्मूला, N N2 अपॉन N N2 प्लस N H2O। और जल के लिए तो पहले से फिक्स है, ठीक, जल के लिए तो डाटा पहले से ही फिक्स है, हमें ये बताना है इस बार इसका मात्रक N2 की मात्रा किसमें बतानी है, मोल में। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 1.29 इंटू 10 की पावर -5। अच्छा ध्यान रखना, जब कभी हम ये वैल्यू लिखते हैं ना, तो हम ये कह देते हैं कि N2 बहुत कम मात्रा में है NH2 के मुकाबले, तो हम एक बार का नीचे वाला इसे नगण्य मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक, बराबर, तो ये बन जाएगा N2 अपॉन, और इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 55.55। तो N2 बराबर हो जाएगा 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 55.5। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आना चाहिए आपका कितना, ये आएगा आपका 7, ये आएगा 7.16 इंटू 10 की पावर -4, 7.16 इंटू 10 की पावर -4। अच्छा मैं एक काम करूंगा, अभी है ना कुछ दिनों में कैलकुलेशन की एक अलग वीडियो बना लूंगा गुणा भाग के लिए, है ना, जिससे आपकी कैलकुलेशन सुधर जाए। ये किस में आया आंसर, मोल में, किस में आया, मोल में। पूछा काहे में उसने, मोल में पूछा है, नहीं मिली मोल में। तो मोल को, किसी भी चीज को मिली मोल अगर बनाना है तो उसे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, और ये किसमें बन जाएगा, ये बन जाएगा मिली मोल, है ना, मिली मोल। बात समझ में आई? ठीक, तो इसकी वजह से इससे क्या लिख पाऊंगा, 7.16 इंटू 10 की पावर -7 मिली मोल। बताओ इसमें कोई दिक्कत हुई किसी को? हाँ जी, इसमें कोई समस्या हो तो बताओ किसी को भी। चलिए आगे फिर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक बार से करेंगे। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या रहा है। सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2 गैस के लिए कि जल में STP पर विलेयता ये है, तो हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। KH पूछ लिया उसने, ठीक, और उसने विलेयता दे दी आपको, ठीक है ना, क्या दे दी, विलेयता दे दी। ठीक, STP पर क्या दे दी, विलेयता दे दी।
ठीक, तो इसका अर्थ हो गया हमें एक तो n पता चल गया, जल में मिलाई तो हमें जल का भी मोल पता है। ठीक, तो क्या कर लिया जाए, पहले मोल प्रभार निकाल लिया जाए। पहले क्या निकाल लिया जाए, पहले निकाल लिया जाए मोल प्रभार। अच्छा, एसटीपी पर कहा है ना, तो एसटीपी पर आपको पता होना चाहिए, एसटीपी पर जो दाब होता है ना वो होता है 0.986 बार। ठीक, कितना होता है 0.987, ये भाई एसटीपी पर ही है, या 9.986 याद कर लो। अगर वो कभी भी आपको एसटीपी पर कहते और हमें दाब की जरूरत पड़े तो शायद ही वो दाब आपको कभी देगा। तो याद होना चाहिए एसटीपी पर जो दाब होता है वो होता है 0.986 बार। ठीक, और हमें क्या निकालना है, के एच। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, पी बराबर क्या, के एच इंटू एक्स। तो हम लोग सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे। पी मुझे पता चल गया, एसटीपी कहती है, एक्स की वैल्यू मैं निकाल लूंगा क्योंकि मुझे इसके मोल पता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मतलब ज्यादा नहीं थ्योरी लिख रहा, बट आप पेपर में लिखना इस बात को सारे को, है ना, पूरा फॉर्मूला सब कुछ करके। मोलन्स बराबर हो जाएगा 0.195। ठीक है, H2S की विलेयता या मोलरता अपॉन जल की, जल में मिला है तो जल की कितनी हो जाएगी, जल की हो जाएगी 55.5। इसे कैलकुलेट करना और कैलकुलेट करके इस वैल्यू को यहां रख देना, तो यह आ जाएगा 0.986 बराबर क्या, ये नेग्लिजिबल मान लेते हैं ना हम, अभी तो बताई थी बात, है ना, कैलकुलेशन में से हम नगण्य मान लेते हैं। ठीक, अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपॉन, ये x अपॉन में ले आऊंगा तो 0.195 और बटे का बटे कहां चला जाएगा ऊपर, गुना ये आ जाएगा 55.5। कैलकुलेट करेंगे तो नियतांक का मान आ जाएगा। ठीक, एक बार आप लोग कैलकुलेट करो, मैं बाकी बता देता हूं क्या आएगा। x का मान आ जाएगा 0.0035। अच्छा, x का मान आएगा वो तो, है ना, तो ये पूरा आना चाहिए आपका, कितना आ रहा है, वही आ रहा है, बहुत अच्छे। ये फाइनली आ जाना चाहिए 282, कितना आना चाहिए 282, है ना। अच्छा, एक चीज समझो, इसका मात्रक बार है ना, बार, दाब हमने किसमें ले रहे हम, और ये मात्रकहीन है, ये क्या है, मात्रकहीन। ठीक, तो अगर बार बटे मात्रकहीन होगा तो क्या के एच का मान बार में नहीं आएगा क्या, तो आ जाएगा 282 बार आंसर। अब मैंने बीच में सारा डाटा छोड़ दिया, वो थ्योरी में तुम लिखते चलना सब क्वेश्चन को, ठीक है ना। करो जरा फटाफट एक बार से, करो करो जरा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा, वीडियो का एक लाभ ये है, वीडियो से क्वेश्चन कराने का एक लाभ ये है कि तुम क्वेश्चन को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, और बोर्ड एग्जाम से पहले है ना, तुम्हें आज जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका बहुत लाभ मिलेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या है, 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान दे दिया, तो हेनरी का नियम लगेगा। ठीक, 500 ml सोडा जल, सोडा जल नॉर्मली जल ही है, सोडा जल कह दो या जल कह दो, बात एक ही है। ठीक, तो 1 लीटर के लिए कितना होता है 55.5, लेकिन आधे लीटर के लिए कितना होगा, उसका आधा 27 पॉइंट, लगभग 27 के आसपास, है ना। सोडा जल 2.5 एटीएम दाब पर बंद किया गया। अब यहां दाब किसमें है और यहां पर किसमें है, तो एटीएम को पास्कल बनाने के लिए 1.013 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसमें बदल जाएगा, पास्कल में। ठीक है ना, तो वो पास्कल कन्वर्ट हो गया। ठीक, बंद कर दिया जाए तो इतने ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा, इस बार मोल में नहीं पूछ रहा हूं, वो आपसे ग्राम में पूछ रहा है, मतलब पहले आप मोल निकालेंगे, फिर आप द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान और फिर उससे मात्रा निकल जाएगी। तो आप इसमें सबसे पहले मुझे ये निकाल के बताओगे, क्या निकालोगे इसमें सबसे पहले, आप मुझे इसमें x का मान निकाल के दिखाओ सबसे पहले, आप लोग मुझे इसमें सबसे पहले x का मान निकाल के दिखाओ।
एक्स का मान निकाल के दिखाएंगे आप लोग सबसे पहले मुझे। एक्स मतलब मोल प्रवाह, बिल्कुल। देखो 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक यानी KH का मान दे दिया ना आपको, कितना दे दिया 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, है ना। और 500 ml के लिए दे दिया है ना, किसके लिए कहा है 500 ml के लिए कह दिया, कितना 500 ml के लिए सोडा जल है। अच्छा 500 ml के लिए जो सोडा जल है ना, सोडा जल को ही हम नॉर्मल जल की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। जो सोडा जल है वही हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, नॉर्मल जल की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। अब देखो क्या लिख पाऊंगा मैं इसके लिए, अगर मैं इसके लिए NH2O निकालूं तो पूरे जल के लिए कितना होता है 1 लीटर के लिए 55.55, ठीक, बटे 2, आधे लीटर के लिए। तो इससे इसके मोल आ जाएंगे, उसकी टेंशन खत्म होगी मोल की। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा हो, उसने कहा है कि जो मिलाया गया जो पी है, जो इसमें क्या है पी है, वह 2.5 इंटू, मतलब एटीएम में है ना, वो किसमें है एटीएम में, हमें किसमें बदलना है सेम यूनिट में, है ना। अब क्योंकि उसने पास्कल में बात करी है तो हम किसमें बदलेंगे पास्कल में। तो 2.5 पहले तो एटीएम लिख देता हूं, फिर अब मैं इसे जब कन्वर्ट करूंगा तो मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे 1.013 इंटू 10⁵, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा पास्कल में। कोई दिक्कत इस बात को समझने में तो बताओ, आगे चलते हैं। उसने आगे क्या कहा है, उसने कहा है, हाँ तो मैं एक काम करूं, इसमें फॉर्मूला लगा दूं P बराबर थे KH इंटू एक्स। तो P कितना है, P आपका 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵, 10⁵, और x को अपॉन में KH को भी अपॉन में ले आऊंगा साथ के साथ। तो जब KH को अपॉन में लेकर आऊंगा तो ये बनेगा 1.67 इंटू 10⁸, है ना, 10⁸, ये भी पास्कल और ये भी पास्कल, और ये वैल्यू किसकी आई x की, और मात्रा हीन होता है वो कट जाएगा, ठीक। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके ये आना चाहिए आपका, ये आना चाहिए आपका कितना, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं x की ना, तो x की वैल्यू आनी चाहिए 0.00152, 0.00152, ये आना चाहिए। लेकिन समझो समझो उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है CO2 की मात्रा। तो मैं कह दूं CO2 का मोल प्रभाज है, CO2 का मोल प्रभाज, है ना, CO2 का मोल प्रभाज। तो क्या मैं लिख दूं NCO2 अपॉन NH2O, दूसरे को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं उसके रेस्पेक्ट में, है ना। यही काम कर रहे हैं न्यूमेरिकल में, इसकी इससे काफी हेल्प मिल जाती है। 0.00152 अब बराबर NCO2 अपॉन कितना आ जाएगा 55.55 बटे 2, ये पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा NCO2 बराबर 0.00152 इंटू 55.5 बटे 2। पॉइंट हटाऊंगा तो मुझे यहां पर अपॉन मिलेगा 1 2 3 4 5, तो ये और एक ये 6, तो मुझे मिल जाएगा 10⁶। 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 सत्ते 14, बचा 1 2 6 12, है ना, गुना कर लेते हैं तो 76 पंजे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 380, ठीक। तो ये आ जाएगा 380 गुना 111 गुना 10⁻⁻6, इसकी इसमें गुना करेंगे
तो ये आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए 0.042, है ना, ये आ जाना चाहिए 0.042 मोल। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप लोग, उसने आपसे यहां पर ये थोड़ी कहा है कि मोल में बताना है ग्राम में, तो अगर वो मोल में कहे तो हम फिर क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देंगे, लेकिन उसने कहा नहीं ना, तो अभी से हम क्वेश्चन को और आगे लेके जाएंगे। ठीक, कैसे भाई, हमें पता है मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मुझे पता ही है, ठीक, और द्रव्यमान निकाल लेंगे उससे। हाँ जी, देखो, तो इसका ये आ गया CO2 के मोल कितने हैं, 0.042, ठीक, CO2 की द्रव्यमान, ये सब चीजें है ना, कनेक्टेड है, ठीक है ना, अपॉन कितना, हाँ 44, तो CO2 की मात्रा बराबर हो जाएगा 0.042 इंटू कितना, 44, मल्टीप्लाई करेंगे, 43 का स्क्वायर हो गया 43 7 18 और 18 49 -1 और 2 पॉइंट पीछे, तो आ जाएगा 18.48, ठीक है ना, 18.48, चेक कर लेते हैं आंसर, नहीं एक पॉइंट हमने कहीं खा गए कहीं, अच्छा ओहो, भूल चूक लेनी देनी, तो ये आ जाएगा 1 कितना था, 1 कितनी गुना करी थी मैंने, 848 ग्राम। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ जी, अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक, अगला देखते हैं, ये रहा, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म CH Cl3 एवं डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब क्रम से 200 mmHg व 415 mmHg है। पहला क्वेश्चन, 25.5 ग्राम, ठीक, 25.5 ग्राम क्लोरोमेथेन व 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को मिलाने पर बनाए गए विलयन की वाष्प दाब की गणना कीजिए। वाष्प दाब कहां से मिलेगा, वाष्प दाब किसके नियम में पढ़ा हमने, राउल्ट के नियम में, क्या था नियम, यही था, बस इतना ही याद है। हाँ भाई, न्यूमेरिकल का देखो, क्वेश्चन आंसर करने का ये लाभ तो है ही कि आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी, है ना। राउल्ट का नियम क्या था, राउल्ट का नियम ये था कि किसी भी विलयन का, ठीक, किसी भी विलयन का जो आंशिक जो कुल वाष्प दाब होता है वो उसके आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, और फिर उसके बाद लगाया था हमने डाल्टन का नियम। आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, आंशिक वाष्प दाब उसके उसकी शुद्ध अवस्था में दाब गुना मोल पर भाज के, ठीक, और फिर हमने और पीछे चले तो जो डाल्टन के नियम में जो बात कही गई थी, ये तो डाल्टन का नियम था जो मैंने अभी बताया, ठीक, और इसने कही थी, उसने कहा था आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा, और राउल्ट ने आंशिक वाष्प दाब को बताया था कि ये होता है कि उसके शुद्ध वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुना मोल पर भाज की गुना उसका आंशिक वाष्प दाब होता है, ठीक। तो इस पूरे को मिला के जब भी डाल्टन का नियम बताया जाएगा तो इन दोनों नियम को जोड़ के बताया जाएगा हमेशा, बात समझ में आई, ठीक, चलते आगे। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है अपने पास। हाँ देखो, पहला सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, जो हेनरी का नियम था ना, जो हेनरी का नियम था, ठीक, जो डाल्टन का नियम था और जो डाल्टन का नियम था वो लगभग संबंधित है किससे, हेनरी के नियम से, हेनरी के नियम का ही विकसित रूप है ना। चल देखो, लिखते हैं जी, हमें दे दिया गया शुद्ध अवस्था में है, ठीक, तो यानी कि CH Cl3 कितना है दाब के आधार पर 200 mmHg, ऐसे ही PCH2 डाइक्लोरोमेथेन है ना, ये कितना है 415 mmHg,
और क्या दिया उसने, उसने दिया है इसका द्रव्यमान। ठीक, तो इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान है, इसका है W लिख सकते हैं बिल्कुल। द्रव्यमान दिया है किसके लिए, CHCl3 के लिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 25.5 ग्राम। और डाइक्लोरोमेथेन के लिए कितना दिया है, CH2Cl2 कितना, ये दिया है 40 ग्राम। ठीक, अब हमें है ना सबसे पहले तो बतानी है कि विलयन का कुल वाष्प दाब। तो P टोटल बराबर होगा PA, ए तो है नहीं यहां पर, PCHCl3 प्लस PCH2Cl2। और ये क्या होता है, ये होता है आपका P शुद्ध अवस्था में CHCl3 इंटू XCHCl3, और इसके लिए क्या लिखते हैं हम, वही चीज प्लस, ये हो जाएगा P शुद्धतम अवस्था में कितना, CH2Cl2 इंटू XCH2Cl2। तब इसमें मेरे पास क्या नहीं है, तो इसमें मेरे पास इनके मोल प्रभाज नहीं है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, मोल प्रभाज कैलकुलेट करना। और मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है तो उससे भी पहला जो मेरा काम है वो है इनके मोल ज्ञात करना, है ना। तो मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा NCHCl3। ठीक, तो N का द्रव्यमान कितना है, N का द्रव्यमान कितना है, N मतलब इसका CHCl3 का द्रव्यमान कितना है, 25.5 बटे इसका मोलर द्रव्यमान बताओ कितना होगा। इसका मोलर द्रव्यमान बताओ। इसका मोलर द्रव्यमान, कार्बन का कितना हुआ 12, हाइड्रोजन का कितना हुआ 1, और क्लोरीन का कितना हुआ 35.5। तो 35 दिया 105, और आगे कितना मिला 1.5। ठीक, तो 106.5, 106.5 टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 119.5। मैं डायरेक्ट लिख के बता रहा हूं कौन सा है, एग्जांपल नंबर 1.5, ये तो बुक में मिल जाएगा। एग्जांपल नंबर 1.5। तो इसके लिए आ जाना चाहिए आपका, हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या, नहीं सही है, 25.5 बटे 119.5 की वैल्यू आ रही है 0.213, है ना। और मुझे जरा आप इसका कैलकुलेट करके बताएंगे NCH2Cl2 के लिए, करते हैं जी। कितना आएगा, इसका द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम, अपॉन कितना, अपॉन इसका द्रव्य, इसका वो बताइए आप मुझे 85, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन सब मैंने करके रख रखी है पहले। ठीक, तो ये आ जाना चाहिए आपका 0.47, कितना आना चाहिए 0.47। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को। ठीक, ये कैलकुलेशन है। ठीक, अच्छा, अगर आपको जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसके किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो ना, किसी कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट करके छोड़ देना। ठीक, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको फिर। ठीक, वापस आते हैं जी क्वेश्चन पर। हमारा मेन टारगेट क्या है, XCHCl3 निकालना और XCH2Cl2 निकालना, है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं XCHCl3। XCHCl3 फॉर्मूला क्या है, NCHCl3 अपॉन NCHCl3 प्लस N डाइक्लोरोमेथिल। ठीक, इसका मोल प्रभाव कितना है, इसके इसके मोल कितने हैं बताना जरा, 0.1 0.213 अपॉन ये कितना आएगा 0.2
0.13 प्लस ये कितना आया इसके लिए, कितना 0.47। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके मोल की वैल्यू आ जानी चाहिए। हम किसके लिए निकाल रहे हैं अभी, हम निकाल रहे हैं CHCl3 के लिए। तो 0.312 ये आना चाहिए। दूसरे के निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन करने की, वो 1 में से माइनस करते हैं क्योंकि दो ही एलिमेंट है ना, CH2 Cl2। ये आ जाएगा 1 माइनस 0.312, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके ये आना चाहिए आपका 0.688, 0.688 है ना। कैलकुलेट करके ये आपका ये आना चाहिए 0.688। हो गया इतना काम। अब देखो एक चीज बताऊं आपको, चलिए एक चीज बताता हूं मैं, यही कहीं है ना, यही कहीं एक चीज समझाना चाह रहा हूं। देखो अलग से समझा देता हूं, ये एक काम करता हूं, बिल्कुल आप है ना, मैं अलग से समझा रहा हूं इस बात को, नेक्स्ट पेज पर अलग से ही समझा देता हूं। ध्यान से समझना इस बात को, है ना, जो मैं बताने वाला हूं, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक, ये ऐसे समझो फॉर्मूले का नया रूप समझ जाएंगे हम। देखो मैं अगर ये कह दूं कि जो पी कुल होगा, क्या होगा, पी कुल बराबर हो जाएगा पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स बी के। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? ठीक, आगे अगर मैं ये कह दूं आपसे, अगर मैं यहां से एक बात ये कह दूं कि सर एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि एक्स ए बराबर होता है 1 माइनस के एक्स बी? और अगर मैं इस समीकरण के अंदर इस वैल्यू को रख दूं, पी ए और एक्स ए की जगह रख दूं 1 माइनस के एक्स बी प्लस पी बी एक्स बी, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा पी ए माइनस पी एक्स बी, और पी बी एक्स बी तो माइनस कॉमन ले लूंगा अगर मैं बाहरी, तो ये रह जाएगा पी ए माइनस पी बी इंटू एक्स बी। बोलो, अंदर गुना करूंगा तो पी ए पी एक्स बी, और ये हो जाएगा पी बी एक्स बी है, एक्स बी कॉमन ले लिया और बाहर माइनस कॉमन ले लिया, तो जो प्लस था वो माइनस हो गया और जो माइनस था वो प्लस हो गया। तो इस फॉर्मूले को भी तो अप्लाई कर सकते हैं हम, बार बार दोनों की गुना करने की जरूरत नहीं पड़ने की आपको। ठीक, देखो अगर मान लीजिए मुझे पी टोटल निकालना है, पी टोटल निकालना है, तो मैं कह दूं पी ए माइनस पी पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस पी बी इंटू एक्स बी। पी ए कितना है, पी ए कितना है इस क्वेश्चन में, पी ए कितना है? पी ए मेरा मतलब है, पी ए से मेरा मतलब है ए किसे मान लो, ए मान लो CHCl3 को मान लो, है ना। और ये इसमें क्वेश्चन से रिलेट करना चाहे तो ए से मान लेते हैं, और डाइक्लोरोमेथेन को बी मान लेते हैं। ठीक, तो CHCl3 की वैल्यू देखो कितनी है, CS 200, है ना। तो क्या मैं यहां डायरेक्ट 200 ना लिख दूं, माइनस 200, हाँ 415 गुना एक्स बी की वैल्यू मतलब 0.688। अच्छा बी के रूप में भी निकाल सकते हो, ए के रूप में भी निकाल सकते हो भाई, जैसे हमने यहां पर क्या किया, हमने एक्स ए बराबर करा, आप एक्स बी बराबर भी कर सकते थे 1 माइनस, उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो ये आ जाएगा 200, अब ये भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस लिख दूं, कितना 215 गुना 0.688। तो मुझे जरा कैलकुलेट करके बताओ पीटी कितना आएगा। हाँ जी, मुझे आप कैलकुलेट करके बताएंगे कि पीटी कितना आएगा सभी लोग। 215 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और मैं डायरेक्ट लिख के बता रहा हूं, डायरेक्ट मतलब आंसर ये था कौन सा 1.5 था ना सर, तो फाइनल आंसर आपका आना चाहिए 347.9। 347.9, और क्योंकि दाब है ना, दाब, और पहले दाब किस में लिखा हुआ है हमने, MMHG में, तो यहां भी किस में आएगा, MMHG।
यही आ रहा है, कितना आया था ये? 147.9 है ना? कोई दिक्कत इसमें? तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे? पहले में पूछा था कि वाष्प दाब की गणना कीजिए। अब अगले में क्या पूछा है? अगले में पूछा वाष्पीय परावस्था में प्रत्येक अवयव की वाष्पीय परावस्था में प्रत्येक अवयव की मोल अंश की गणना कीजिए। देखो, वाष्पीय परावस्था में अगर प्रत्येक अवयव की मोल अंश निकालनी ना, आपको कुछ नहीं करना, उसे वाई से इंडिकेट करते हैं। सबसे पहली बात तो समझो, ठीक? वाष्पीय परावस्था में जो वाष्पीय परावस्था में जो मोल अंश होता है उसे किससे इंडिकेट करते हैं? वाई से। और इसके सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि कितना इसका दाब है, कितना इसका दाब है, मतलब P अगर मैं निकालना चाह रहा हूं PCH तो ये आ जाएगा PCH अपॉन P कुल। ठीक, वाष्पीय अवस्था में अगर निकालना तो वाई से इंडिकेट करते हैं और वो हो जाएगा PCHCl3। और PCHCl3 कौन सा PCHCl3 है? शुद्ध अवस्था वाला नहीं है ये कौन से वाला है? ये है ये वाला 200 गुना मोल प्रभाज वाला। ठीक, तो ये निकालना पड़ेगा पहले में। ठीक, तो ये आ जाएगा 200 गुना, अच्छा इसके लिए तो 200 ही था ना, या पीछे करूं क्वेश्चन? 200 ही था। और इसका मोल प्रभाज कितना निकाला अभी हमने? 0.312 अपॉन पी कुल कितना है? 347 पॉइंट। बताओ बात समझ में आई है नहीं आई? अगर वाष्पीय अवस्था में मोल प्रभाज आपसे पूछ लिया जाए तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि जिसके बारे में पूछा उसका पी कौन सा वाला? आंशिक। ये कौन सा दाब है? आंशिक दाब। बटे पी कुल, यानी कि पी टोटल। ठीक है ना? इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आना चाहिए आपका। मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट। अच्छा भाई, ये कर लेना आप लोग कैलकुलेशन, ठीक है ना? हालांकि कैलकुलेशन की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा चाहे इसके लिए। ठीक, कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए 0.82। कितना आना चाहिए? 0.82। अब मेरी बात को समझो, ये y क्या है? ये है वाष्पीय प्रावस्था में मोल प्रभाज। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यही तो पूछा है। मोल प्रभाज कहते हैं, मोल अंश कहते हो। अच्छा, दो ही तो अवयव है, उनका योग बन रहा होगा। तो दूसरे वाले के लिए मैं डायरेक्ट वाई CH2 Cl2 की वैल्यू 1 माइनस के 0.82 लिख दूं क्या? तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.18 आंसर। अब क्योंकि मोल प्रभाज है तो मात्राहीन रहेगा। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, चले आगे। ये 12 नंबर मांगेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने डेरिवेशन बना के दिखाया था तुम्हें। ठीक, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक, हाँ जी, अगला देखते हैं। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दे दी किसी दाब पर, और उसमें जैसी अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो ये कौन सा गुण आ गए? अनुसंख्या गुण। अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो कौन से गुण आ गए? अनुसंख्या गुण, है ना? उसमें अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस मिलाया जो कि कितने ग्राम था? 39 ग्राम बेंजीन। ठीक, ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। ठीक, यानी कि जो बेंजीन था वो कितना था? 39 ग्राम, और उसमें कितना घोला? 0.5 ग्राम। ठीक, और शुरू में मिलाए जाने से पहले बेंजीन का वाष्प दाब कितना था? ठीक, और इसका जो है ऐसा करने से प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना हो गया, ठोस की मोलर सांद्रता। ठीक, याद करो क्या था फॉर्मूला? हाँ जी, अनुसंज्ञा गुण में वाष्प दाब के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने?
इसमें हम पढ़ते हैं आंशिक वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक, तो वो क्या होता है, उसमें अगर मैं कहूं P शुद्ध अवस्था में कितना था, उसे हम P नोट से इंडिकेट करते हैं, और वो कितना होता है 0.850 बार। ये तो था P नोट कितना था 0.850 बार। ठीक, और जब इससे मिलाकर विलियन बन गया तो ये दाब कितना हो गया 0.845 बार। बोलो। ठीक, इसमें हमें फॉर्मूला है पी नोट, अच्छा अवनमन हुआ ना तो ज्यादा में से कम घटेगा, तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर क्या आता है एन अपॉन एन। ये तो होता है, ये एन किसके लिए है ठोस के लिए, और ये किसके लिए है विलायक के लिए, या फिर इसे विलय भी तो कह सकते हैं। ठीक, डॉक्टर रखना शुरू करते, पहले बताओ ये याद आया नहीं आया सारा मसला क्या है। ठीक, पी नोट कितना है 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.005। घटाओ इसमें 850 में से 845 घटाओगे तो 5 ही तो आएगा। ठीक, बराबर यहां पर क्या आता है, ये आता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, कैपिटल W कैपिटल M। स्मॉल w क्या है, स्मॉल w है विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का सॉरी विलय का द्रव्यमान 0.5 ग्राम अपॉन मोलर द्रव्यमान बताना ही है उसका यानी कि m। w कितना है, बेंजीन का द्रव्यमान कितना है 39 ग्राम अपॉन उसका मोलर द्रव्यमान उसने दिया ही है 78, और ये बराबर है किसके, अच्छा मैं ये ऐसे क्यों लिख रहा हूं, यहां क्यों घटा दिया मैंने सस्ते न से, क्या इसे मैं सस्ते न से मान लूं, घटा के तो अब लिखा जाएगा ना 0.005 अपॉन 0.850। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे तो m बराबर मैं बता देता हूं डायरेक्ट 1.6 है ना ये। ये आना चाहिए आपका कितना 1 पॉइंट कितना है, हम्म, उदाहरण का है ना, ये पाठनीत का उदाहरण का उदाहरण 1.5 बीच में छूट गया क्या कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा हमने कोई सा, और पता कुछ नहीं, ये रहा, ये आना चाहिए आपका 170, ये आना चाहिए 170 ग्राम मोल इनवर्स। पता बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना, चलिए आगे। हाँ एग्जाम में और होना चाहिए, नहीं देखो कैलकुलेशन कराने के लिए मैं भी करा दूंगा, ठीक, लेकिन बात यह है आप लोगों को 12th में 11th में मैंने सारी कैलकुलेशन मैंने ही कराई है, ठीक, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पे तुम खुद करो, मैं तो मेरा विचार तो ये था छोड़ दूं करते रहियो, लेकिन बता इस वजह से रहा हूं ताकि क्रॉस चेक कर पाओ तुम कि जो तुमने कैलकुलेशन करी वो सही करी या गलत करी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 1.7, एक सॉसपेन पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया, 1.013 बार दाब पर यह किस ताप पर उबलेगा, तो याद करो कौन सा, अच्छा इसने तो हिंट भी दे दिया, केबी बॉइलिंग यानी क्वथनांक, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक, करो एक बार इसे, क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला क्या था, केबी इंटू मोललता, केबी इंटू मोललता। एक बार इसमें डाटा रखो और सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट।
करें सोल्व, कितना, देखो करते हैं। उसने कहा एक सॉस पैन में 18 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक। ग्लूकोज का द्रव्यमान दे दिया उसने कितना, 18 ग्राम, है ना, कितना दे दिया, 18 ग्राम, ठीक। अच्छा, हमें इसका मोल प्रभाज भी चाहिए ग्लूकोज का, सबको पता है 180 होता है, जल का, ग्लूकोज का, ये तो डायरेक्ट याद कर लूं, है ना। आगे दाब की हमें जरूरत नहीं, और के भी उसने दे दिया, के भी बराबर कितना हो जाएगा, 0.52, हाँ 0.52 केल्विन किलो मोल इनवर्स, केल्विन किलो मोल इनवर्स। चलिए जी, रखते हैं फॉर्मूला, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू मोललता, है ना, याद है ना, ठीक। अच्छा बस मोललता ही लिख लेते हैं, यहां पर आ जाएगा डब्ल्यू, विलय का द्रव्यमान, विलय का अनुभार इंटू कैपिटल डब्ल्यू, विलायक का द्रव्यमान, ठीक। तो डेल्टा टीबी का मान कितना है निकालना है, केबी का मान कितना है 0.52 केल्विन किलो मोल इनवर्स, गुना डब्ल्यू कितना है 18 बटे, ठीक, एम कितना है 180, तो ये पूरा मोल बन जाएगा ना, ये तो मोल हो गया, ठीक, इंटू डब्ल्यू कितना है 1 kg, ऑलरेडी केजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं, तो केजी से ये केजी कट गया, मोल इनवर्स से मोल कट गया, तो जो आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा, इसे काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा, और इसे 1/10 की एक पॉइंट पीछे, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू हो जाएगी 0.052 केल्विन। अब ये क्या है, ये उन्नयन है, उन्नयन वृद्धि, यानी कि जितना नॉर्मल था, जितना नॉर्मल अवस्था में था, उससे इतना फालतू हो जाएगा, 0.052 फालतू हो जाएगा केल्विन, ठीक। तो उसने क्या पूछा है, उसे पूछा कितने पर उबलेगा, तो नॉर्मली अगर मैं जल की बात करूं तो जल उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन हमें जो काम करना है वो केल्विन पर करना है, तो केल्विन का मतलब होता है 273 केल्विन प्लस ये जो इंक्रीमेंट हुआ 0.052, तो कितना आ जाएगा 273.052 केल्विन आंसर। बताओ बात समझ में आई नहीं आई इतनी, हाँ जी। अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.9, बेंजीन का क्वथनांक कितने केल्विन है, और जैसे ही इसमें 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर इतना हो गया, ठीक। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, बेंजीन के लिए केबी का मान ये है, ठीक। तो हम अपने से क्या पूछा उसने, वही क्वथनांक पूछा है, ठीक, लेकिन क्वथनांक दिया है उसने इस बार, ठीक। कहा है ना उसने, उसने कहा पहले इतना था अब इतना हो गया, तो डेल्टा टी बी तो मैं निकाल लूंगा, ठीक। मुझे केबी का मान भी दिया है उसने, ठीक। अवाष्पशील का उसने उसने कहा ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में मिला दिया, ठीक। तो विलायक भी दे दिया, विलय का द्रव्यमान भी दे दिया, तो क्या पूछा उसने, उसे पूछा विलय का मोलर द्रव्यमान, यानी कि स्मॉल एम। करो एक बार से, ठीक, करो, देखो समझो मैं कराता हूं, बेंजीन का क्वथनांक दे दिया आपको, है ना, इसका क्वथनांक दे दिया बेंजीन का, C6H6 का क्वथनांक दे दिया, यानी कि T दे दिया, सीधी सी बात यह है, या T नोट भी लिख सकते हो आप शुद्ध अवस्था के लिए, है ना, कितना 353.23 केल्विन, ठीक। उसने कहा इसमें एक अवाष्पशील पदार्थ मिलाया गया, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू मिलाया गया, कितना 1.80 ग्राम, ठीक। और किसमें मिलाया गया बेंजीन में, तो कैपिटल डब्ल्यू दे दिया विलायक, कितना 90 ग्राम। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, आप अपने एग्जाम में ये बात लिखा करो कि ये मतलब यहां पर तो मैं डब्ल्यू और वो लिख रहा हूं, आप डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी लिखा करो, ठीक। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया करो विलय के लिए ए और विलायक के लिए बी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो उससे कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, ठीक। चलिए क्वथनांक बढ़कर इतना हो गया, यानी कि कितना हो गया, टी विलियन के लिए टीएस लिखते हैं,
और ये लिखा करो विलियन का क्वथनांक, ये सब लिखा करो थ्योरी में। ठीक भाई, समझो हमारा टारगेट है 90 प्लस का, उस तक पहुंचने के लिए हमें एक एक नंबर की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं देनी है एग्जामिनर को नंबर कहीं काटने की। ठीक, विलय के मोलक द्रव्यमान की गणना कीजिए, के भी दे दिया उसने। के बी बराबर कितना है, तो के बी है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, है ना। अब देखो जी आगे कहानी, हमें निकालना है क्या, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, के बी मोललता, तो स्मॉल डब्लू स्मॉल एम कैपिटल डब्लू इन केजी, है ना। तो इसका अंतर करके लिख दो, कितना करा है अपना, अंतर करा होगा, इसमें से इसे घटाएंगे 3, 4, 0 पक्का लग नहीं रहा मुझे। अच्छा, के बी कितना है, 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इनटू स्मॉल डब्लू, कितना है स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू कितना है 1.80, कैपिटल डब्लू कितना है 90, नहीं कैपिटल डब्लू, हाँ 90 है, लेकिन हमें कैपिटल डब्लू थोड़ी लिखना, पहले पहले तो स्मॉल एम लिखना है, जो कि हमें निकालना है। स्मॉल डब्लू क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, और कैपिटल डब्लू कितना 90, क्या ग्राम ही केजी, तो केजी बनाने के लिए गुना कर दो ऊपर 1000 से, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका, भाई इधर तो केल्विन है और इधर आपने केजी बना ही दिया है, अपोन में ये केजी से केजी कट जाएगा, उधर केल्विन से केल्विन कट जाएगा। ठीक, चलिए, और ये ग्राम में है, किसमें है, ग्राम में, तो ये इधर जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा आपका 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 बटे 0.88 इंटू 90। ठीक, और यहां क्या बचा हुआ है, ग्राम बचा हुआ है और मोल इनवर्स बचा हुआ है, तो मोल के लिए मोलर द्रव्यमान के लिए यही तो मात्रा है, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट उठाऊंगा 90 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 44 बार, पॉइंट उठाऊंगा 2 जीरो ये खत्म, अभी भी कट जाएगा 2 से 22 बार, और ये 2 से कट जाएगा 5 बार, और ये कट जाएगा 11 से 2 बार, और 11 से कट जाएगा 11 दूनी 22, 11 दिया 33, तो 23 पंजे 115 बटे 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 57.5, है ना, 57.5 ग्राम। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, ठीक है जी, हाँ जी, तुम बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, चलिए अगला देख लेते हैं एक बार। ये घड़ी खराब हो रही, कभी सोच रहे हो 5 बज रहे 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक, एथिलीन ग्लाइकोल, अच्छा इसे वैसे ऐसे लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं, C2H5OH का होल ट्वाइस, है ना। चलिए C2H4OH का होल ट्वाइस पूरा जब लिखते हैं, C2H4OH का होल ट्वाइस वो बनता है, को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलियन का हिमांक अवनमन, और हिमांक की गणना कीजिए। ठीक, क्या मिलाया गया जल में, तो जल के लिए तो पहले से ही पता है। ठीक, अब उसने कहा 45 ग्राम को मिलाया, ये अपने को पता है, विलायक अपने को पता है, ठीक, एथिलीन ग्लाइकोल पता है, उसका एम पता है। ठीक, रह क्या गया, रह गया के के एफ, और के एफ की वैल्यू होती है 0 पॉइंट नहीं 58 समथिंग होती है, मैं देख के बता देता हूं, ये याद कर लेना तुम, हाँ 52 समथिंग ऐसी होती है, जल के लिए वो गायब कर देता है इस डाटा को। डेल्टा नहीं, टीएफ नहीं चाहिए अपने को, तो के एफ चाहिए ना, के एफ कहाँ है भाई, के एफ, के एफ तो लिखा ही नहीं इसमें। हम्म
देखना एक बार। ये 1.86, 1.86 लिख लेना इसमें, होना चाहिए। तो वैसे जनरली क्वेश्चन में देता है वो। के एफ कितना है इसके लिए? 1.86। मात्रक क्या होगा? केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स। असल में क्या है ना, एग्जाम्पल वो क्या करता है कि पीछे कहीं लिख रखा होगा थ्योरी में, कल वहां से उठा लियो अपने आप, मैं देखता नहीं, है ना। चलिए, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक, को 600 में, तो स्मॉल डब्ल्यू दे दिया ना इसने, कितना? 45 ग्राम, ठीक। अच्छा, इसका जो स्मॉल एम आएगा वो कितना आएगा, निकाल के बताओ जरा। कार्बन के लिए लिख दू 12 गुना 2 प्लस 1 गुना 6 प्लस 16 दूनी 32, टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16 दूनी 32। तो 24 और 6 30, तो 62 आ गया वो, है ना। आगे चलते हैं, हिमांक अवनमन। सबसे पहले देखते हैं डेल्टा टी एफ बराबर के बी इंटू स्मॉल, सॉरी के एफ, इस बार फ्रीजिंग है ना, के एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अच्छा, तुम्हारे स्कूल में एग्जाम कब से स्टार्ट है? जुलाई में ही है या बाद में है? हुआ अब तक एक अद्धा एग्जाम तुम्हारा स्कूल में? मतलब यूनिट टेस्ट जुलाई में ही है या कब है? मतलब जो यूनिट टेस्ट होना उसका तो सिलेबस हो गया होगा ना तुम्हारा, ठीक। इस बार यूनिट टेस्ट में पूरे पूरे नंबर निकालने, तुम्हें कुछ भी हो जाए 10 में 10, ठीक। हाँ जी, के एफ कितना है? के एफ है इसके लिए 1.86 इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितना है? 45 ग्राम बटे एम कितना निकाला? 62। कैपिटल डब्ल्यू कितना है? 600 ग्राम को केजी बना लो 1000 से भाग करके, और डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे। अवनमन आ जाएगा ना इससे, अवनमन घटना, है ना। कितना आएगा? पॉइंट उठाऊंगा, 2 जीरो एरी, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक। इसे काट लेते हैं, ये कट जाएगा 31 और ये कट जाएगा 93, ये पूरा ही कट गया 3 बार, ठीक है ना। और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और ये कितना जाएगा? 45 दिया 135 बटे 10। अच्छा, नीचे ये भी है, तो ये कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 22.5, 1 बटे 10 की वजह से 1 पॉइंट पीछे, तो 2.25 आ जाएगा डेल्टा टीएफ का मान। डेल्टा टीएफ का मान आना चाहिए 2.25 केल्विन। चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर क्या है? 1 पॉइंट, ठीक। तो ये आना चाहिए 2.2 दे रखा है उसने, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेकंड में क्या पूछा है? हिमांक की गणना कीजिए। अब हिमांक क्या होगा? तो अब का हिमांक तो कम हो गया ना, अवनमन है, तो जल के लिए कितना होता है? 273, और कम हो गया कितना? 2.25, तो कितना रह जाएगा? 270.75 केल्विन। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो? बताओ, कुछ भी समझ में आया हो तो। हाँ, कुछ भी समझ में आया है? ठीक, ये एक बार और देख लेना तुम लोग, है ना। बस, चलिए, तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं भाई, ठीक। तो जो लोग यहां तक वीडियो को देख रहे हैं, सभी से ये एक विनती है कि वीडियो को शेयर कर देना, अपना जो स्टडी ग्रुप है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी शेयर कर देना, ठीक है ना। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक। जैसे मैं बांट रहा हूं ऐसे तुम भी बांटो, बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो बस आज की क्लास को करते समाप्त, लेते हैं अलविदा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं क्लास नंबर 3 में। क्लास नंबर 3 में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे एग्जाम्पल और सारे पाठ्यनीति इसमें कंप्लीट करा दूं। वैसे तो पाठ्यनीति भी कंप्लीट हो जाएंगे, और हाँ, पाठ्यनीति कंप्लीट हो जाएंगे, और हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन में अभ्यास का भी करा दूं, ठीक। डेली क्लास आती रहेगी, डेली आप इसे देखते रहना, ठीक है ना। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरीके से क्लास अपलोड होती रहेगी, ठीक। चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए, बाय।